क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका फर्स्ट पूछा गया है कि बजट का किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बजट का जो अनुच्छेद में वर्णन किया गया है वह किस अनुच्छेद में किया गया है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा अनुच्छेद 112 में, अनुच्छेद 112 में साथियों बजट का वर्णन किया गया है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अनुच्छेद का जो अनुच्छेद 112 में बजट का वर्णन किया गया है। दोस्तों जो बजट को पारित करता है वह दोस्तों वह वित्त मंत्री द्वारा साथियों पेश किया जाता है। ठीक है साथियों, याद रखेंगे जो वित्त मंत्री द्वारा दोस्तों संसद में पेश किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? वित्त मंत्री के द्वारा साथियों संसद में पेश किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे बजट को जो पेश करता है वह दोस्तों वित्त मंत्री करता है, वह संसद में पेश किया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 112 में बजट का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपका पूछा गया है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। दोस्तों आप लोग बताएंगे जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे वह दोस्तों याद रखेंगे आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा राजा धर्मपाल। ठीक है, याद रखेंगे साथियों जो पाल वंश के राजा थे दोस्तों राजा धर्मपाल वह विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन डी दोस्तों बिल्कुल राइट हो जाएगा। विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है उसके संस्थापक राजा धर्मपाल थे। यह दोस्तों जो बिहार के भागलपुर है उसके साथियों निकट स्थित है। ठीक है, यह दोस्तों जो विक्रमशिला है यह बिहार में स्थित है, जो भागलपुर शहर है उसके साथियों निकट में यह विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित किया गया है। ठीक है, तो इसके जो संस्थापक हैं वह दोस्तों राजा धर्मपाल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 3 पूछा गया है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों आप लोग बताएंगे जो गौतम बुद्ध हैं उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो याद रखेंगे यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध जी का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। गौतम बुद्ध जी का जो जन्म हुआ था वह लुम्बिनी में हुआ था। दोस्तों बात करते हैं इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म दोस्तों 623 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों 623 ईसा पूर्व में दोस्तों इनका जन्म हुआ था और इनकी दोस्तों 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों कि क्वेश्चन कहीं से बन सकता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था या कहाँ हुआ था, या मृत्यु कब हुई थी या कहाँ हुई थी। दोस्तों बात करते हैं इनकी मृत्यु हुई थी जो वह कुशीनगर में हुई थी। ठीक है, कुशीनगर में दोस्तों इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी और इनका लुम्बिनी में जो जन्म हुआ था वह 623 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट है आपके पुलिस के एग्जाम्स के लिए। ठीक है, क्वेश्चन में दोस्तों आपका 4 पूछा गया है कि आगरा शहर किसने बसाया था। दोस्तों आप लोग बताएंगे जो आगरा शहर है वह किसने बसाया था। तो याद रखेंगे यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आगरा शहर का जो स्थापना की थी या बसाया था वह दोस्तों सिकंदर लोदी ने। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पर आपका दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होएगा। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को बसाया था। दोस्तों बात करते हैं आगरा शहर को कब बसाया था। तो याद रखेंगे यहाँ पर आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 1504 ईस्वी में दोस्तों आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने बसाया था। ठीक है, याद रखेंगे कब बसाया था 1504 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण सभी क्वेश्चन है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 5 पूछा गया है कि कालबेलिया किस राज्य का नृत्य है। दोस्तों आप लोग बताएंगे जो कालबेलिया नृत्य है वह दोस्तों किस राज्य का नृत्य है। तो याद रखेंगे यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कालबेलिया नृत्य है वह राजस्थान जोधपुर में दोस्तों यह नृत्य किया जाता है। याद रखेंगे यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, राजस्थान जोधपुर में यह नृत्य दोस्तों किया जाता है। ठीक है, इसे दोस्तों एक नाम से और जाना जाता है, यह सपेरा डांस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जिसे कालबेलिया या सपेरा डांस के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। ठीक है, जो राजस्थान के जोधपुर में किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 6 पूछा गया है कि भारत का प्रथम न्यूक्लियर प्लांट कहाँ स्थापित हुआ था। दोस्तों आप लोग बताएंगे जो भारत का प्रथम न्यूक्लियर प्लांट स्थापित किया गया था वह दोस्तों तारापुर महाराष्ट्र में किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पर आपका दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तारापुर महाराष्ट्र में भारत का प्रथम न्यूक्लियर प्लांट स्थापित किया गया था दोस्तों, जिसे कहते हैं तारापुर TAPS फर्स्ट। ठीक है, जिसे कहते हैं दोस्तों TAPS फर्स्ट जो था वह तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को अच्छे से आप कंप्लीट करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 7 पूछा गया है कि हेपेटाइटिस रोग
किससे होता है। दोस्तों जो हेपेटाइटिस रोग होता है वह किससे उत्पन्न होता है, यह हम क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा विषाणु या वायरस। ठीक है, याद रखेंगे विषाणु या दोस्तों वायरस से यह हेपेटाइटिस रोग उत्पन्न या होता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह दोस्तों लीवर का रोग होता है। ठीक है, याद रखेंगे यह दोस्तों लीवर का रोग होता है, जो हेपेटाइटिस रोग होता है यह दोस्तों वायरस से उत्पन्न होने वाला रोग होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 8 पूछा गया है कि चींटी के डंक में कौन सा एसिड होता है या अम्ल होता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं चींटी के डंक में दोस्तों कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो याद रखेंगे दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जो फार्मिक अम्ल होता है वह दोस्तों चींटी के डंक में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं जो फार्मिक अम्ल होता है वह जिसे जहर भी कहा जाता है यह दोस्तों और किस किस में पाया जाता है। दोस्तों यह ततैया के डंक में भी पाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों यह ततैया या बिच्छू के डंक में भी पाया जाता है, यह चींटी के डंक में भी पाया जाता है दोस्तों, जिसे फार्मिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पर दोस्तों आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 9 पूछा गया है कि कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है। दोस्तों बात करते हैं जो कंदरिया महादेव मंदिर है यह भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पर भगवान शिव को समर्पित यह कंदरिया महादेव मंदिर है। ठीक है दोस्तों, यह बात करते हैं कहाँ पर स्थित है, तो आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा यह खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। खजुराहो मध्य प्रदेश में यह कंदरिया महादेव मंदिर स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों, खजुराहो मध्य प्रदेश में दोस्तों यह मंदिर स्थित है। ठीक है, यह भगवान शिव को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 10 पूछा गया है कि भारत में कुल कितने परमाणु रिएक्टर है। दोस्तों आपको बताना है जो भारत में कितने परमाणु रिएक्टर हैं कुल, वह आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वह 22 परमाणु रिएक्टर हैं। ठीक है, आपका सी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत में कुल 22 परमाणु रिएक्टर हैं। ठीक है दोस्तों, कितने परमाणु रिएक्टर हैं, 22 परमाणु रिएक्टर हैं दोस्तों, जो कुल 6780 मेगावाट ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखें कितने 6780 मेगावाट ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। कुल 22 परमाणु रिएक्टर या परमाणु संयंत्र हैं। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 11 पूछा गया है भगवान बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था। दोस्तों आप लोग बताएंगे जो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह कहाँ हुई थी। याद रखेंगे यहाँ पर आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। ठीक है दोस्तों, बोध गया जो है वह फाल्गु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे फाल्गु नदी के किनारे दोस्तों बोध गया स्थित है, जो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 12 पूछा गया है कि राइबोसोम किसका संश्लेषण करता है। दोस्तों आप लोग बताएंगे जो राइबोसोम होता है वह किसका संश्लेषण करता है। तो याद रखेंगे राइबोसोम दोस्तों प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ठीक है, यहाँ पर आपका दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। राइबोसोम प्रोटीन का दोस्तों संश्लेषण करता है। यह दोस्तों कोशिका द्रव्य में स्थित बहुत ही सूक्ष्म कण होता है। ठीक है, यह जो राइबोसोम होता है वह सूक्ष्म कोशिका द्रव्य में उपस्थित बहुत ही सूक्ष्म कण होता है। ठीक है, यह प्रोटीन का दोस्तों संश्लेषण करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 13 पूछा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर कॉलम होते थे। दोस्तों आप लोग बताएंगे जो आधुनिक आवर्त सारणी थी उसमें कुल कितने ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं। तो याद रखेंगे यहाँ पर आपका राइट आंसर होएगा दोस्तों 18 ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में दोस्तों 18 ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके साथ यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं 7 आवर्त होते हैं। ठीक है, 18 ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं तथा 7 दोस्तों इसमें आवर्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 14 पूछा गया है कि पराबैंगनी किरणों से कौन सी गैस सुरक्षा करती है। दोस्तों जो पराबैंगनी किरणें आती हैं जो हमारे त्वचा के लिए बहुत ही हानिकारक होती हैं, जिससे जो पराबैंगनी किरणें होती हैं दोस्तों वह हमारी त्वचा को कैंसर से पीड़ित कर देती हैं। ठीक है दोस्तों, कैंसर से पीड़ित कर देती हैं पराबैंगनी किरणें। यह दोस्तों जो गैस होती है वह पराबैंगनी से कौन सी गैस सुरक्षा करती है। तो दोस्तों याद रखेंगे यहाँ पर आपका राइट आंसर ओजोन हो जाएगा। ठीक है, ओजोन दोस्तों जो होती है वह पराबैंगनी किरणों से
सुरक्षा हमारी करती है, जो कैंसर उत्पन्न कर देती है पराबैंगनी किरणें। ठीक है, ओजोन का दोस्तों जो रासायनिक सूत्र होता है वह O3 होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 15 पूछा गया है कि राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। दोस्तों आप लोग बताएंगे जो राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष का होता है। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 6 वर्ष का कार्यकाल राज्यसभा के सदस्यों का होता है। ठीक है, तो दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर जो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है वह कितना होता है। तो दोस्तों आप लोग बताएंगे कि लोकसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वह मात्र दोस्तों 5 वर्ष का होता है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों हमने दोनों क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है कि लोकसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष होता है और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल मात्र 6 वर्ष होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 16 पूछा गया है कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम्स में यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम वह दोस्तों सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पर आपका दोस्तों डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होएगा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले दोस्तों प्रथम भारतीय थे। ठीक, यहाँ पर आपका दोस्तों डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 17 पूछा गया है कि उच्च सदन किसे कहा जाता है। दोस्तों उच्च सदन के नाम से कौन सा सदन जाना जाता है, यह हमारे क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा उच्च सदन के नाम से राज्यसभा को जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपका दोस्तों ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, उच्च सदन के नाम से राज्यसभा को जाना जाता है। ठीक है, और दोस्तों बात करते हैं जो जिसे निचला सदन किसे कहा जाता है। देखो उच्च सदन तो यहाँ पे हमने बता दिया कि राज्यसभा को कहा जाता है, लेकिन दोस्तों जो निचला सदन कहा जाता है वह लोकसभा को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये भी निचला सदन और उच्च सदन दोनों की बात कर ली है कि निचला सदन जो होता है वह लोकसभा को कहा जाता है और जो उच्च सदन होता है वह राज्यसभा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 18 है, केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण किस अनुसूची में है। दोस्तों जो केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण है वह किस अनुसूची में है। तो याद रखेंगे दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 7वीं अनुसूची में इसका विवरण किया गया है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होएगा, 7वीं अनुसूची में दोस्तों इसका विवरण किया गया है। यहाँ पर आपका दोस्तों ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 19 पूछा गया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों आप लोग बताएंगे जो राष्ट्रीय मानवाधिकार है उसकी स्थापना कब की गई थी। तो याद रखेंगे दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 1993 ईस्वी में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होएगा, 1993 ईस्वी में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। दोस्तों ये इसे क्या कहते हैं, इसे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 20 पूछा गया है कि भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको यह क्वेश्चन कंफ्यूज कर देता है कि भारत का जो संविधान है वह कब अंगीकृत किया गया था और कब इसका संविधान पूर्ण रूप से लाया गया था। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी में दोस्तों अंगीकृत किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी में अंगीकृत किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 21 पूछा गया है कि मार्लियामेंटो सुधार ब्रिटिश सरकार ने कब किया था। दोस्तों आप लोग बताएंगे जो मार्लियामेंटो सुधार है वह ब्रिटिश सरकार ने कब किया था। दोस्तों याद रखेंगे यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 1909 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1909 ईस्वी में मार्लियामेंटो सुधार ब्रिटिश सरकार ने किया था। दोस्तों इसे एक और नाम से जाना जाता है भारत परिषद अधिनियम। ठीक है दोस्तों, जो मार्लियामेंटो सुधार है वह दोस्तों भारत परिषद अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 22 पूछा गया है कि अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है। दोस्तों आप लोग बताएंगे जो अनुच्छेद 76 है वह महान्यायवादी के से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा, अनुच्छेद 76 में कहा गया है कि भारत में एक महान्यायवादी होगा। ठीक है, यह महान्यायवादी से संबंधित है।
क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 23 है कि संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। दोस्तों आप लोग बताएंगे जो संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे वह कौन थे। दोस्तों आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा संविधान सभा के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वह कौन थे, हरीश चंद्र मुखर्जी थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा, हरीश चंद्र मुखर्जी संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 24 पूछा गया है कि संविधान निर्माण के समय कितने मूल अधिकार थे। दोस्तों आप लोग बताएंगे जो संविधान निर्माण के समय मूल अधिकार थे वह दोस्तों 7 मूल अधिकार थे। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं। वर्तमान में मात्र 6 मूल अधिकार हैं दोस्तों। ठीक है, वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। जैसे संपत्ति का जो मूल अधिकार था उसे दोस्तों हटा दिया गया है। ठीक है, याद रखेंगे संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया गया है, जो वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 25वां अंतिम पूछा गया है कि 124वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है। दोस्तों जो बात करते हैं जो 124वां संविधान संशोधन है वह किससे संबंधित है, तो यहाँ पर आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वह EWS से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होएगा। EWS से दोस्तों जो 124वां संविधान संशोधन संबंधित है। दोस्तों EWS का जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन होता है उससे संबंधित है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पर इकोनॉमिक जो वीकर सेक्शन होता है, आर्थिक कमजोर वर्ग, उससे दोस्तों 124वां संविधान संशोधन विधेयक संबंधित है। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त होती हुई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा आप चैनल पर न्यू है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है।